नमस्कार दोस्तों हरियाणा की राजनीति में बहुत तरह तरह की विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं, बहुत तरह तरह के लोग हुए हैं। तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है सुभाष बत्रा जी। 1991 में रोहतक से ये विधायक बने थे और चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में पहले मुख्य संसदीय सचिव और उसके बाद ये गृह मंत्री बने। हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों से इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। उनकी कार्यप्रणाली को उन्होंने देखा है। ताऊ देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, चौधरी भजनलाल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आज सुभाष बत्रा जी हमें बहुत दिलचस्प किस्से राजनीति के बताने वाले हैं। आप आराम से ध्यान से इनसे सुनिए और आइए बात करते हैं सुभाष बत्रा जी से। बत्रा जी, आपका राजनीति की बातों में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, यहाँ के तो रोहतक के तो मनोहर लाल खट्टर जी भी हैं, उनसे भी कोई मनोहर लाल खट्टर जी का किस्सा सुना देता हूँ, वो सबसे दिलचस्प है। हाँ। सुन लो। मनोहर लाल खट्टर जी रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, कभी उनका इंटरव्यू लेना तो जरूर पूछना। अच्छा। और रामविलास शर्मा जी मुझे बीजेपी में ले जाना चाहते थे, वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो मुनीश ग्रोवर के खिलाफ कैंडिडेट चाहते थे। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मुनीश ग्रोवर थे, उसके साथ ओम प्रकाश धनखड़ को तो टिकट मिली ना, नरेश मलिक के साथ थे। अच्छा, ये इन्होंने ग्रोवर साहब खट्टर साहब के ग्रुप से नहीं थे पहले? ना सुनो, पहले नरेश मलिक के साथ तो मनीष ग्रोवर थे और ओम प्रकाश धनखड़ और रामविलास शर्मा इकट्ठे थे। अच्छा। टिकट मिल गई ओम प्रकाश धनखड़ को और इन्होंने फिर इनके पुतले फूके, रामविलास के भी और ओम प्रकाश धनखड़ के भी। इनको वो रंज था, वो मनीष ग्रोवर को निपटाना चाहते थे, मुझे बीजेपी में लाके। अच्छा। मुझे रेवाड़ी रेस्ट हाउस में बुलाया, पूछना रामविलास जी से भी। और उन्होंने 5 जो उनके संगठन के जो प्रभारी थे, सीनियर लोग थे, उनको टेलीफोन किया कि सुभाष बत्रा 27 तारीख को कम से कम 10,000 आदमियों में बीजेपी ज्वाइन करेगा। उनमें एक टेलीफोन उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को भी कर दिया और एक गणेशी लाल जी को भी कर दिया, एक सुरेश भट्ट जी को भी कर दिया। इस तरह से 5 आदमी। मैं जब रेवाड़ी से चला तो मुझे खट्टर साहब का टेलीफोन आया कि सुभाष तुसी घर हो? मैं कहा नहीं, उनको तो पता नहीं था मैं कहाँ हूँ। बोला मैं थोड़े घर आना चाहना। मैंने कहा आ जाओ, 1 घंटे बाद आ जाना। मैं घंटे बाद घर पहुँच गया, ये मेरे घर पे आए और कहने लगे सुभाष जी तुसी बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हो? मैं कहा ज्वाइन मुझे कहा गया है। कहने लगे मेरे कहना 10 दिन ज्वाइन ना करो। अच्छा। मैं कारण? बोले मैंने बनना चीफ मिनिस्टर और मैं रोहतक से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा। मैंने कहा मतलब जो करनाल वाला चुनाव था वो यहाँ से रोहतक से पूछना ना कभी इंटरव्यू में। और मैंने कहा मुनीश जो 3 बार हार चुका है उसे पूछ लिया आपने? कहने लगे हाँ उससे पूछ लिया। मैंने कहा वो क्या कहता है? बोला वो मान गया है। अच्छा। तो आप आओगे तो बड़े कद के लीडर हो, आपकी भी ये होगी कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं लड़ना चाहता हूँ। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि आप फरीदाबाद से लड़ लो, करनाल से लड़ लो, इस तरह की बातें। मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से 7 मीटिंगें हुई। फिर मुनीश ग्रोवर मेरे मकान पे आया। आज मुनीश ग्रोवर मैं 1 घंटा बैठे रहे डी पार्क पे। मैंने 50 आदमियों में वो बात याद कराई। अच्छा, क्या थी? मुनीश ग्रोवर ने मेरे को टेलीफोन किया कि बत्रा साहब मैं घर आ जाऊँ? मैं कहा आ जा। आया। बोले आपने खट्टर साहब को हवा दे रखी है। अच्छा। और मैं 3 बार हार चुका हूँ और अब मेरा मौका आया है, अब मैं बन सकता हूँ। मैंने कहा तू स्टैंड ले ले। बोले मैं स्टैंड ले लूँगा, मेरा साथ दोगे? मैंने कहा दूंगा। इसने अगले दिन स्टैंड ले लिया। खट्टर साहब फिर आए मेरे पास, बोले मुनीश तो ना कर गया। मैं कहा फिर मैं क्या करूँ? मैं तो कांग्रेसी हूँ। पूछना कभी। सुनो, ये फिर इन्होंने फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर से बात करी, मनोहर लाल जी ने। हाँ, कि सुभाष बत्रा को यहाँ, उन्होंने कहा कि मेरी तो ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट हो चुकी है। फिर इन्होंने मुझे टेलीफोन पर कहा मैं आ जाऊँ? आ जाओ। ये सामने वाले मकान पे आए खट्टर जी। अल्टीमेटली ही डिसाइडेड टू कंटेस्ट फ्रॉम करनाल एंड आई डिसाइडेड टू रिमेन इन कांग्रेस। मैंने कहा जिनकी जबान ही नहीं है, जिनका कोई तोल ही नहीं है, ये तो मुझे, मैं तो बच गया, एक्सीडेंट हो जाता मेरा। अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो तेरे साथ तो बहुत बूंदी बननी थी। क्या आप विधायक बनते रोहतक से? कहाँ से जी? ग्रोवर जी की टिकट काट देते? नहीं, मैं विधायक बनता जब एक खट्टर खुद चुनाव लड़ने के लिए रोहतक आ चुके थे।
तो मुझे टिकट कहाँ से देते ये? तो वो तो वही काम हो जाता है ना, आप चीफ मिनिस्टर का दोस्त होते हैं आप। तो जी ना छोड़ो ना, चीफ मिनिस्टर तो मैंने बड़े देख रखे हैं। अच्छा। और इस मौजूदा मुख्यमंत्री का तो दोस्त होना भी बड़ा भारी वो है। ये काम तो किसी को करते नहीं, किसी से मिलते नहीं, पंजाबी समाज को अपना नहीं मानते। आपसे तो मिलते थे, आपसे तो साथ वो हो तो फिर मैं कह रहा हूं ना, उनको तो मेरे से संपर्क रखना चाहिए था। पंजाबी समाज को नहीं मानते, अपने नाम के पीछे खटर नहीं लिखवाते। माननीय है, सम्माननीय है, हमारे समाज के मुख्यमंत्री हैं, मैं आज भी दिल से उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन जितने भी लीडर आज तक हुए हैं, उन्होंने पहले अपने समाज को साथ लेके। खट्टर साहब तो कह रहे हैं मैं समाज का कोई, मैं पूरे हरियाणा का हूँ, बंसीलाल वाली सोच। तो ये देख लिया ना, सारे हरियाणा का हूँ, हरियाणा का तो देख रहो। अंबाला से हवा में ही हेलीकॉप्टर बदलना पड़ा, रोहतक में पुलिस लाइन में उतरना था, मठ में उतरना था और पुलिस लाइन में आना पड़ा। अच्छा। दोनों जगह किसानों पे लाठीचार्ज हुआ। देखिए, एक प्रशासनिक, उनको जब अरविंद शर्मा के रोहतक में अपना दिल्ली में बैठ आए थे, अफसोस, तो यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत क्या थी? पॉलिटिकल जब चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गया, ये सीआईडी और होम मिनिस्ट्री, ये इसका हमेशा विवाद रहा है। अब खट्टर साहब का भी विद साहब के साथ रहा कि सीआईडी रिपोर्ट, आपके समय में सीआईडी आपको रिपोर्ट करती थी? मेरे वक्त में चौधरी भजनलाल जी का मैं इतना ट्रस्टेड आदमी था, सीआईडी मेरे पास थी। अच्छा अच्छा, उस समय सीआईडी आपके पास थी? मेरे पास थी, कभी कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं हुआ। सीआईडी जो रिपोर्ट रात को एक रिपोर्ट बना के देती हाँ जी, हाँ जी, वो चीफ मिनिस्टर को तो देती है, वो आपको भी जाती? मेरे को भी जाती थी। क्या होता था उस रिपोर्ट में? उसमें रिपोर्ट में जो भी होता था, एक गोपनीय रिपोर्ट होती थी। लेकिन मेरे कहने का भाव बताते हैं कि उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही सो पाता था। सुनो, मुझे एक बात बताइए कि आज कितने इश्यूज पे अनिल विज साहब ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो तो ऐसा मानते हैं कि बीजेपी में खट्टर साहब के विरोधी हैं। नहीं, विरोधी का सवाल नहीं है। उनको ऐसे इशू उठाने नहीं चाहिए भाई। चीफ मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल, कोई ये गलती मान ले तो मान ले। पहले तो चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, फिर आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दीजिए। नहीं, उनकी तो आपने दिखाते हैं मजबूत पकड़। हाँ, क्या मजबूत पकड़ कहाँ से हो गई? आप डीजीपी को आप नकारा घोषित कर रहे हो, आप डीजीपी के खिलाफ पब्लिकली बोल रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, टिप्पणियां कर रहे हो और फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। भाई, ये आपने होम मिनिस्टर और आपने तय कर लिया कि डीजीपी काम का नहीं, फिर भी वो है वहाँ, फिर भी है वो। अब क्या है, इस सरकार का अगर तालमेल इतना भी नहीं, अब एक इशू नहीं, कितने इश्यूज पे एसपी यूं लगेंगे, किसी के साथ ये एसपी नहीं रहेगी। आपने इनकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड जो स्टेटमेंट आई हैं, एक भी चीफ मिनिस्टर ने, सरकार ने उनको इंडोर्स नहीं किया। तो फिर या तो घर बैठ जाओ ना। मेरे खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन उठा था कि सुभाष बत्रा एक ऐसा होम मिनिस्टर है जिसकी गाड़ी आईजी रैंक का अफसर चलाता है। अच्छा। वीएन राय जैसा पावरफुल डीजीपी रिटायर्ड, उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने गृह मंत्री का इतना ट्रस्टेड था कि मुझे ये अख्तियार था कि मैं उनकी गाड़ी भी ड्राइव किया करता था। ये तो एक फेथ और ट्रस्ट होता है। अच्छा, वो आपकी गाड़ी ड्राइव करते? हाँ, करते थे, मेरे दोस्त थे, आ जाते थे। हम फ्लड डेज के अंदर जिप्सी में बैठ जाते। मेरी जिप्सी में भी वायरलेस सेट थी, मेरी गाड़ी में भी वायरलेस सेट थी और मेरे एस्कॉर्ट में भी वायरलेस सेट थी। अच्छा। मैंने मेरे होम मिनिस्ट्री का मैं बताता हूँ जी, मैंने एक एसएचओ का ट्रांसफ़र कर दिया और मुझे महेंद्र प्रताप जी ने कहा, उसका नाम था फतेह सिंह गुज्जर। अच्छा। ईमानदार एसएचओ था। उन्होंने कहा मैं देखूंगा आपकी होम मिनिस्ट्री क्या है, मेरा एनआईटी में फतेह सिंह गुज्जर लगा दो। मैंने सहगल, क्योंकि उसको डीजीपी बनाने में मेरी बड़ी भूमिका थी, मैंने सहगल को बुलाया डीजीपी को। मैंने कहा भाई ये ऑर्डर कर दे। कहने लगे मुझे ये सीएम साहब से पूछ लूँ। मैं बोला अरे लगाया मैंने और तू सीएम साहब से पूछेगा, ऑर्डर कर दिए। 2 दिन बाद चीफ मिनिस्टर की लिफ्ट रुकी हुई थी और मैं भी पहुंच गया, सीएम साहब भी पहुंच गए, चौधरी भजनलाल। मेरे से चौधरी भजनलाल कहने लगे बत्रा आपने एक इंस्पेक्टर बदला है। मैं बोला हाँ, फतेह सिंह गुज्जर लगाया जी, ईमानदार आदमी है। बोला मेरे से पूछना चाहिए था। लिफ्ट आ गई, मैं अपने दफ्तर में, वो अपने दफ्तर में, 5 मिनट में उन्होंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने इसको अपनी बड़ी बेइज्जती मानी। 5-7 दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग थी, तो मैंने कैबिनेट मीटिंग के अंदर सवाल उठाया। मैंने कहा चौधरी साहब, सीएम साहब, पहले ये बताओ मेरी पावर्स क्या? पावर तो किसी के पास नहीं थी, सारे मंत्री यूं ही संतरी बने हुए थे।
उन्होंने कहा ये तो सारी सरकार के अंदर ही ये मामला उथल पुथल कर पावर देगा। तो एक बजरलाल जी के पास थी। हाँ, सारी हर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। तो बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, पावर उन्हीं के पास थी। चौटाला साहब थे, पावर उन्हीं के पास थी। पावर्स तो चीफ मिनिस्टर के पास ही होती है। किसी की पावर मंत्री की ले ले, किसी को दे दे। मैंने इसको बड़ा बेइज्जती माना। मैंने कहा जी मेरी पावर्स बताओ। वो समझ गए ये बत्रा की दुखती रख क्या है। बोला भैया SHO तक की पावर्स आपकी, इसके ऊपर मिल बैठ के। ठीक है जी। ओझा साहब चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा मेरा बाई नेम स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। कैसे तक की पावर मेरी? मैंने कैबिनेट मीटिंग खत्म होते ही अपने ऑफिस में जाके 13 SHO बदल दिए। और मैंने उस वक्त इतने पावरफुल कल्याण रुद्रा जैसा DGP और AN माथुर जैसा होम सेक्रेटरी, मैंने दोनों को बुलाया। मैंने कहा मुख्यमंत्री की पावर्स क्या है, उनके पास अख्तियार क्या है, फैसिलिटीज़ क्या अवेल करते हैं। मैंने कहा उनकी गाड़ी में वायरलेस सेट है? बोले जी है। मैं कहा मेरी गाड़ी में वायरलेस सेट लगा। मैंने कहा उनके पास परमानेंट पायलट एस्कॉर्ट है? मैंने कहा मेरी 2 जिप्सी 6 जिप्सी CID में आई थी। मैंने कहा दोनों के अंदर वायरलेस सेट फिट करो और मेरी कोठी पे लगाओ। डॉट लाइन चीफ मिनिस्टर की कोठी पे है, आदमपुर में है, उनके ऑफिस में है। वो डॉट लाइन जिसको हॉट लाइन कह दो, वो सभी मेरे घर पे लगे। और लगी, सुनो, वाकी टाकी, ये वो, 1-4 की गार्ड, 1-4 की गार्ड एस्कॉर्ट में। मैंने सारे वो ऑर्डर लिखवाए और उनके सामने मैंने टाइपिस्ट बुलाया, ऑर्डर डिक्टेट करवाया। और जब मीटिंग ख़त्म होगी तो मैंने देखा कि जब होम सेक्रेटरी और DGP पुलिस निकले हैं तो मैंने चपड़ासी लगाया। मैं कहा देख कहाँ जा रहे हैं। नीचे चीफ मिनिस्टर बैठे थे। वो CM साहब के पास गए, सबको बाहर निकाल दिया। तो CM ने कहा क्या मामला हो गया? बोला जी वो तो आपने ऐसा होम मिनिस्टर बनाया, वो तो आप वाली पावर सारी। कहता वही पावर्स मेरे पास दो। बोला फौरन दे दो जो मांगे। ये सरकार तोड़ देगा। पावर तो किसी मंत्री के पास। आई गॉट दी पावर्स। और फिर उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा, चौधरी भजनलाल जी ने, कि 3 जिले छोड़ के आप कहीं कुछ करना। कौन कौन से? फरीदाबाद, गुड़गांव एंड हिसार। उनमें उनका इंटरेस्ट था। मैंने कहा सर आप सारी स्टेट के मालिक, आप 3 पे ना कन्फाइन। ये तो एक बात की बात। मैं तो आपका फेथ लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी ट्रस्टेड मैन ऑफ यू। और फिर ऐसा फेथ जमा जो टूटा ही नहीं कभी। आज भी मैं उनको बड़ा याद करता हूँ। तो ये रोजाना की वो वीज साहब कुछ कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। ये आपके समय में नहीं थी? हमारे समय में बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए अच्छा, आपने जैसे गाड़ी घोड़े पावर सब कुछ देख ली जी। जीवन का सूत्र क्या है? सरल, मतलब कैसे? जीवन का सूत्र ये है कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। पावर आती जाती है। पावर आती जाती है, कुछ नहीं है। पावर जब चली जाती है, जो लोग पावर जाने के बाद दुखी हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। आप नहीं गए? मैं नहीं गया। मैं फ्री एंड बड़ा मोह से। आज मुनीश ग्रोवर जी मेरे पास बैठे थे ये डी पार्क पे, बीटा की पे। तो मैंने कहा भाई मुनीश तू भी मंत्री रहा और हटा, मैं भी रहा और मैं भी हटा। अच्छा, आप भी हटा दिए थे? हाँ सुन तो लो। नहीं मैं हटाया नहीं था। अच्छा, टर्म पूरी हो गई थी। मैंने कहा कि तू अब भी मंत्री बन के चल रहा है। कहा मैंने 50 आदमी थे। मैंने कहा पावर कोई चीज नहीं। आप एक सादा जीवन, एक सादगी से आदमियों के बीच में रह के देखो, उसका कितना आनंद आता है। मैं सुबह यहाँ शाम को बच्चे खेलते हैं मेरी सड़क पे, मैं उनको देख के आनंद लेता हूँ और दरवाज़ा पूरा खोल देता हूँ। मुझे घंटी बजाने की जरूरत नहीं, जो आवे मैं मिलता हूँ। लोग लोग मजाक करते थे कि ये जो 2 बतरे हैं, शादीलाल और बीबी बतरा, ये तो खाना घर पे ही खाते हैं और आप पहले हो जो खाना बाहर खाते हो। पूछा किसी ने, आपके हॉस्पिटैलिटी के चर्चे हैं, पूछा किसी ने कारण, बोला बतरा को तो घर खाने नहीं देते, लोग खिलाते हैं। इनको लोग खिलाते नहीं इसलिए अपने घर पे खाते हैं। दोस्तों ये हम बातचीत कर रहे थे सुभाष बत्रा जी के साथ, जो हरियाणा के गृह मंत्री रहे हैं। और आपने बातचीत से लगा होगा कि कितने जिंदा दिल इंसान ये हैं। बत्रा जी के हॉस्पिटैलिटी के किस्से शहर में आम है। ये खाने पीने के पूरे शौकीन हैं और हर पार्टी में इनके दोस्त हैं। बत्रा जी अब भी किसी न किसी तरीके से खुद को सक्रिय रखते हैं। और अगर ऐसा राजनीति के उस दौर का कोई सवाल बत्रा जी से जो पूछना था और मुझसे रह गया हो,
तो आप कमेंट करें, मैं बत्रा जी उसका जवाब जरूर देंगे। बत्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बड़ा आनंद आया आपसे बैठने से। जिस तरह के आपने सवाल पूछे, वरना जो पॉलिटिकल आदमी है वो डरता हुआ बैठता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। नहीं, आप लेकिन जो आपने पूछे हैं, जी पकड़ा भी जाऊं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू।